दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज के पीछे की साइंस जानोगे ना, तो आप अच्छी तरह जान पाओगे कि मुझे मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज ठीक रहेगी। अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो आप कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अगर आपने वेट कम करना है तो कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बढ़िया रहेगी। ये हम तभी कर पाएंगे अगर इसके पीछे इसकी साइंस जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज डिपेंड किस पे करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरसाइज दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। दो, आपके इंसुलिन लेवल्स क्या हैं। अभी इसी बेस पे हम एक्सरसाइज को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरोबिक, दूसरी एनारोबिक एंड तीसरी हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। पहले एरोबिक डिस्कस करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? एज द नेम सजेस्ट, एरोबिक मीन्स विद एयर। यू आर एक्सरसाइजिंग विद एयर। इट मीन्स आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है टू मेंटेन दैट एक्टिविटी। आपका सांस नहीं फूल रहा, यू विल नॉट बी हफिंग एंड पफिंग, आप उसको आराम से कर पा रहे हो और ये बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है। तो अगर आप आराम से कर पा रहे हो, यू कैन डू इट फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। अगर आप पैदल चलना चाहते हो तो 4-5 घंटे भी पैदल चल सकते हो। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो स्लो स्पीड में, आप 3-4 घंटे भी साइकिलिंग कर सकते हो। ये एक्टिविटी एरोबिक में आती है। एरोबिक में पहचानोगे कैसे कि भाई आपका सांस नहीं फूल रहा, आप इसको लंबे समय तक कर सकते हो और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जितनी आपकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी है। आपका आप यू आर नॉट ट्राइंग टू सक मोर एयर, तो इसमें आपका हार्ट रेट भी 60 टू 100 से 110 के बीच में होता है। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है बॉडी के लिए। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है, एरोबिक एक्टिविटी ये कौन सा फ्यूल यूज करती है। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज सैर कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, या हम स्लो जॉगिंग कर रहे हैं, या साइकिलिंग स्लो स्पीड पे कर रहे हैं, या आप ट्रेडमिल पे भी हो बहुत स्लो कर रहे हो जहां पे आपका सांस नहीं फूल रहा है, तो इस एक्टिविटी के दौरान आपको ऑक्सीजन मिल रही है, तो यहां पे आप फैट को बर्न करोगे। पहला पॉइंट हमने जाना, जब भी आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज करोगे जहां पे ऑक्सीजन आपको मिल रही है, तो आप अपने फैट को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हो। सिर्फ एक कंडीशन में आप एरोबिक एक्टिविटी में ग्लूकोज भी यूज करते हो। वो कौन सी कंडीशन है वो भी मैं साथ में ही बताना चाहूंगा। जब आपके इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे, जब आपके इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे तो आप फैट नहीं बर्न कर सकते हो, बिकॉज इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, इट इज नॉट ए फैट बर्निंग हार्मोन। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा है तो वो फैट को बर्न नहीं होने देंगे, चाहे आपके पास ऑक्सीजन की कमी ना भी हो। इसका मतलब कब होंगे हाई इंसुलिन लेवल्स? एक नंबर, अगर आपने कोई मील खाया है, सपोज अभी आपने कुछ खाया जिसमें कार्ब्स हैं, ग्लूकोज जाएगा ब्लड में और उसके साथ इंसुलिन भी आएगी, एंड जॉब ऑफ द इंसुलिन इज टू मूव दैट ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स एंड टिश्यू, ताकि वो ग्लूकोज यूज किया जा सके। उस केस में चाहे आप सैर भी कर रहे हो आफ्टर मील से अराउंड 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 1 आवर, तो एज इंसुलिन लेवल्स थोड़े से अप हैं तो आप फैट बर्न नहीं करोगे, आप वो शुगर बर्न करोगे। इस एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, जब आपके इंसुलिन लेवल्स हाई कब होते हैं? व्हेन यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, लाइक इन प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। तब आपके इंसुलिन लेवल्स अगर मॉर्निंग वाले भी हैं तो वो भी हाई होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हाई इंसुलिन लेवल्स आपकी फैट को बर्न नहीं होने देते। तो अगर आप ये एक्टिविटी करते हो, इसके साथ ये पॉइंट भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, आप ग्लूकोज को बर्न करने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज जो आप इंसुलिन है आपकी वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, वो प्रॉपर ग्लूकोज को सेल्स में नहीं भेज रही होती। बट स्टिल यहां पे जब आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो सिंपल वॉक भी है, तो भी आपके मसल्स दे स्टार्ट टेकिंग ग्लूकोज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन। ये दो पार्ट्स में आप इसको यूज करोगे ग्लूकोज। वन, हाई इंसुलिन लेवल्स, लाइक एक मैंने जैसे बताया आफ्टर मील्स, और दूसरा जब आपके लेवल्स ज्यादा है डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। किन के लिए बेनिफिशियल है अभी डिस्कस किया। जिन लोगों ने वेट कम करना है, फैट बर्न करनी है, तो फैट कहां बर्न होगी? एरोबिक एक्सरसाइज में। जिनको प्री डायबिटीज है, डायबिटीज है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि विदाउट एयर।
सो यहाँ पे आप वो एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लाइक आप दौड़ रहे हो बड़ी तेज, साइकिलिंग बहुत फास्ट कर रहे हो, या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो, तो जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सक मोर एयर नाउ, बट आपको वो मिल नहीं रही, आप नाक से सांस नहीं ले रहे हो, आप मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हो, मीन्स दिस इज ए स्ट्रेसफुल कंडीशन। यहां पे आपको एक चैलेंज आ गया बॉडी को, तो इसमें हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं। सो एनारोबिक एक्टिविटी में आपका हार्ट रेट 110 टू 160 के बीच होता है। सो ये हाई स्ट्रेस एक्सरसाइज है, आप इसको ज़्यादा देर नहीं कर सकते, से 20 मिनट्स 30 मिनट्स, और जिनका बहुत अच्छा स्टेमिना है वो 45 मिनट्स तक इसको लेके जा सकते हैं। सो किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? जिन लोगों, दे दोज हु आर यंग, इंसुलिन सेंसिटिव, और जो लोग अपना स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ और वेट कम करने वालों के लिए ये एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज नॉट गुड एट ऑल। आप ये मत करो, बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या है? जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या होगा? फैट को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो इस एक्सरसाइज में फैट तो बर्न नहीं होगी, बहुत बहुत कम परसेंटेज में फैट बर्न होती है, प्राइमरीली इसमें शुगर बर्न होती है। सो इस एक्टिविटी में बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फैट बर्न नहीं होगी, ग्लूकोज बर्न हो सकता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जहां से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वहां से एटीपी जनरेट होते हैं, जो एनर्जी है हमारी वहां से मिलती है, जो मसल्स है वहां से एनर्जी लेते हैं। सो इसमें लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, दैट इज वाई आप इसको बहुत लंबे समय तक ये एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। सो इसमें क्या साइंस क्या है इसके पीछे? बिकॉज जो कार्ब्स स्टोर होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। सो लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन अराउंड 100 ग्राम के करीब, मसल्स के पास ग्लाइकोजन स्टोर होती है अराउंड 300 ग्राम की। अब एनारोबिक एक्टिविटी में योर बॉडी इज रनिंग ऑन ग्लूकोज। सो अब अगर ये यूज हो रहा है और आप ये एक्टिविटी करते जा रहे हो, ग्लाइकोजन आपकी यूज हो रही है, तो बॉडी इसको एक एज ए स्ट्रेस लेती है, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम है ये श्योर करना कि इस एक्टिविटी के दौरान आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज को ग्लूकोज मिलता रहे। और वो ग्लूकोज कहां से आएगा? मसल से। मसल्स का ग्लाइकोजन यूज हो रहा है, दैट इज नॉट फॉर द होल बॉडी, दैट इज फॉर मसल्स ओनली। बट बाकी टिश्यूज के लिए लिवर क्या करता है? जो लिवर के पास स्टोरेज है ग्लाइकोजन की, उससे वो ग्लूकोज बना रहा होता है। अगर ये स्टोरेज एम्प्टी हो जाता है या कम हो जाता है, तो लिवर क्या करता है? फ्रॉम प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, हम उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ये श्योर कॉर्टिसोल करता है कि भाई जो स्ट्रेस हार्मोन है, भाई ये जो बॉडी पे स्ट्रेस चैलेंज आया हुआ है, इसके लिए मुझे ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी करवानी है हर टिश्यू को। सो अब जब आप ये एक्टिविटी करके हटते हो, तो आपके जो स्टोरेज है, कार्ब्स वाला स्टोरेज है, ग्लाइकोजन वाला, वो खत्म हो चुका होता है। तो बॉडी स्टार्ट फीलिंग हंग्री कि भाई मैंने अपना स्टोरेज फिर फिल करना है। सो यू विल एंड अप विद ईटिंग मोर। और अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, भाई मैंने वेट कम करना है, मैंने नहीं खाना, तो शायद आप इसको कुछ समय तक इसको चला सकते हो। और उसके बाद बॉडी और मांगती है, भाई मैंने अपना स्टोरेज फिल करना है, तो क्या होगा? तो फिर आपका मसल ब्रेकडाउन होगा, वहां से ग्लूकोज निकलेगा प्रोवाइड बाकी जगहों को सप्लाई करने के लिए। अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी कि भाई मैंने नहीं खाना, बट इस केस में एनारोबिक एक्टिविटी में अगर करके आते हो, आप सोच लो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कि जिम जाते हैं सर, 1-2 घंटे हम पसीना बहाते हैं, अपना वेट फिर भी कम नहीं हो रहा। सो जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, आप अपना जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन वो सारा एम्प्टी कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है? आपको बहुत भूख लगती है, आप ज़्यादा खाते हो, सो अगेन वेट गेन। सो इसके कंपैरेटिवली अगर एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो, ये मैं मानता हूं उसमें कम कैलोरीज यूज होती हैं, बट वो बहुत लंबे समय के लिए करते हो, और ये एक्टिविटी आप थोड़े समय के लिए करते हो, तो उससे बहुत सारा फर्क नहीं रह जाता। बट दिस इज ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, अवॉइड इट इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू आर प्री डायबिटिक, और अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो। इस एक्टिविटी से वेट कम नहीं होगा, बिकॉज ऑल द टाइम यू विल बी बर्निंग योर ग्लूकोज। और अगर तो वो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी है आपके, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, जैसे आप जिम में 1-2 घंटे लगातार कर रहे हो, तो वो थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोटीन्स ब्रेकडाउन से आएगा, अमाइनो एसिड से आएगा, वो जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है आफ्टर ग्लाइकोजन। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट्स जो एनारोबिक के है ना, उसमें ये
नहीं होते हिट में। हिट में क्या है कि हाई इंटेंसिटी, दो पार्ट में, हाई इंटेंसिटी एंड इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी का मीन्स आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, बट वो इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई होती है कि कुछ सेकंड से ज्यादा वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो आप। उसके बाद कुछ फेज रेस्ट का आएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप रोप जंपिंग कर रहे हो या क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स वेरी फास्ट, या आप वैसे जंपिंग कर रहे हो, तो 30-40 सेकेंड्स के लिए आप करोगे, मैक्सिमम 1 मिनट से, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। तो जहाँ पे आपका हार्ट रेट आपके तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम हार्ट रेट को टच करता है। सो पहली बात तो ये जानते हैं कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, आप 220-220 से अपनी एज माइनस कर लो। सपोज कोई 50 ईयर ओल्ड है और 220 से वो 50 माइनस करेंगे तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट आएगा 170 के करीब। और अगर 170 उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है तो इसका 90% से 160-165 के करीब वो इस एक्टिविटी से लेकर जा सकता है अपने आप, अपने ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो इसके बाद अगर आपने 1 मिनट की है, 45 सेकेंड्स का ब्रेक होगा, आप रेस्ट करोगे। उसके बाद एक सेशन फिर वैसे ही होगा जहाँ पे फिर आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। उसके बाद फिर रेस्ट फेज होगा। सो 1 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, 45 सेकेंड्स के लिए आप ब्रेक दोगे, रेस्ट करोगे, फिर 1 मिनट की एक्टिविटी है, फिर 40। सो इस एक्टिविटी में आप 4 या 5 सेशन लगा सकते हो। सो इस एक्टिविटी का फायदा क्या है और किन लोगों के लिए? इट इज गुड फॉर जनरलाइज हेल्थ। सो इसमें क्या होता है कि जो ये कॉर्टिसोल एनारोबिक में आ रहा होता है, इसमें वो इतना नहीं आ रहा कि बिकॉज आप रेस्ट कर रहे हो, आप हर टाइम में वो डिमांड क्रिएट आपके मसल्स नहीं कर रहे हैं, एक रेस्ट फेज आ रहा है। सो दिस एक्सरसाइज इज फॉर मैक्सिमाइजिंग योर ग्रोथ हार्मोन विच इज ए रीबिल्डिंग हार्मोन। इट बिल्ड्स योर मसल्स। अगर विद एज आपका जो मसल मास कम हो रहा है, और मसल मास कम होगा तो ग्लूकोज भी कम कंज्यूम करेंगे। सो ये मसल मास को मेंटेन करने के लिए बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये बहुत गुड एक्सरसाइज है। और मिनिमाइजिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन, जैसे मैंने अभी बताया, इस फेज में रेस्ट आता है, सो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई नहीं होते। सो दिस इज नॉट एज स्ट्रेसफुल एज एनारोबिक, और ये बहुत थोड़े समय के लिए होती है, दैट इज वाई ये ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती। सो इट इज फॉर जनरलाइज हेल्थ। अब आपका इसका यूज डायबिटीज और प्री डायबिटीज या वेट लॉस में कैसे कर सकते हो? सो इसमें अगेन वही जैसे मैंने एरोबिक एक्सरसाइज में बताया था, तो इसमें हम पीक को या स्पाइक को ब्रेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर सपोज किसी ने खाना खाया और इस प्री डायबिटिक और डायबिटिक और उसकी एक स्पाइक बन रही है से अराउंड 200, और हम उसको ये एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं, तो इसमें इस एक्टिविटी में आप बहुत इंटेंस कर रहे हो, तो जो मसल्स होते हैं दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ग्लूकोज फास्टर, बड़ी जल्दी कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को। तो आप इसमें जो फॉल देखते हो अपनी शुगर लेवल्स में, मतलब पेशेंट टू पेशेंट मैंने बहुत लोगों का किया है, अराउंड 10 पॉइंट से 90 पॉइंट्स डाउन हो जाती है शुगर। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 50 पॉइंट्स आपकी शुगर कम हो जाती है। सो अगर आपने स्पाइक में अगर आपकी आ रही है और आप अपनी शुगर कम करना चाहते हो तो हम हिट सेशन करने के लिए कहते हैं। और अगर आपकी फास्टिंग ज़्यादा है, फास्टिंग शुगर रीडिंग ज़्यादा है, आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, और आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आपकी इंसुलिन लेवल्स भी ज़्यादा है, सो आप उस टाइम पे जैसे मैंने एरोबिक एक्टिविटी में बताया था, आप अपना ग्लूकोज भी बर्न नहीं कर पाओगे अगर आप बैठे हुए हो और या थोड़ा बहुत पैदल भी चल रहे हो। बट अगर आप हिट करते हो तो मसल्स दे विल स्टार्ट कैबलिंग ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, वो निकालेंगे ग्लूकोज, सारा यूज करेंगे। सो इस एक्टिविटी को आप अपनी फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो, प्लस आफ्टर मील रीडिंग के लिए कर सकते हो। और कितनी बार करनी चाहिए हफ्ते में? हफ्ते में आप इसको 2-3 बार कर सकते हो। इसमें एक बात है कि आप अपना फिटनेस लेवल देख सकते हो ये एक्सरसाइज करने शुरू करने से पहले। अगर इफ़ योर नीज आर एकिंग, योर बैक इज़ हर्टिंग एंड इफ़ यू हैव एनी कार्डियक इश्यूज, तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हाँ, अगर आप इसको करना चाहते हो, स्टार्ट स्लोली। आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कोई 1 मिनट कर रहा है तो हम बोलते हैं इसको आप 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स करो, कुछ स्टार्ट लो, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। मंथ आफ्टर ए मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स तो आप इसको बढ़ा सकते हो। और अगर कोई ओल्ड एज है जो ये नहीं कर पाएंगे तो मेरी उनको एडवाइस होती है तो आप सिंपल वॉक करो, जैसे एरोबिक एक्टिविटी है, आफ्टर मील 1 घंटे बाद, ताकि आप अपना शुगर कंज्यूम कर सको। और अगर आप सिंपल वॉक कर रहे हो, 1 मिनट के लिए आप स्लो चलो, उसके बाद 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा फास्ट कर दो, ताकि हम उसको हिट के साथ मिला सकें। जो लोग एजेड हैं, जो लोग कार्डियक इश्यूज हैं और जो लोग बैकएक है,
सो इसको एक थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि कुछ समय के लिए स्लो पैदल चलो, कुछ समय के लिए थोड़ा सा फास्ट चलो, तो ये पार्ट आप कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी आप अपनी एक्सरसाइज जब भी ये करनी है तो प्लीज़ स्टार्ट स्लो से करो, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो। सो आज हमने 3 एक्सरसाइज डिस्कस की, एरोबिक, एनारोबिक एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो एरोबिक में आप सिंपल वॉक जैसे मैंने बताया, साइकिलिंग बहुत स्लो स्पीड में, या आप जॉगिंग कर रहे हो ऑलमोस्ट सेम स्पीड लाइक वॉक, और इसमें आप अगर करना चाहो तो इसमें आप क्लाइंबिंग द स्टेयर्स स्लोली आप ये भी कर सकते हो, बस उसमें ये हफिंग एंड पफिंग नहीं होनी चाहिए। बट अगर हिट करना चाहते हो तो हिट में आपको रोप जंपिंग है, अराउंड 30 सेकंड 40 सेकंड फुल स्पीड पे करो, साइकिलिंग 30-40 सेकंड फुल स्पीड पे करो, देन एक रेस्ट फेज आएगा, उसके बाद फिर रिपीट करो, फिर रेस्ट करो, फिर रिपीट करो, ऐसे 4 सेशन लगाने। क्लाइंबिंग अप द स्टेयर फास्ट, थोड़ा सा पौड़ियाँ को सीढ़ियों को तेज चढ़ो, उसके बाद वापस आओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट फेज करो, 20-30 सेकंड का लगा के 20-30 सेकंड का रेस्ट फेज। तो ये आप एक्टिविटी ऐसे कर सकते हो, कुछ भी जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, आपको अपनी धड़कन सुनाई देनी चाहिए, और उसके बाद रेस्ट फेज भी चाहिए। सो ये हिट में आता है। एनारोबिक में आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो 30-40 मिनट्स के लिए लगातार, ट्रेडमिल पे आप लगातार कर रहे हो, साइकिलिंग फास्ट आप लगातार कर रहे हो, दैट आर एनारोबिक। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच।